हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का सी विजिकल आर्ट्स क्लास में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको ये बताने वाले हैं कि आपको बोर्ड परीक्षा में अर्थशास्त्र की कॉपी कैसे लिखना है, सही तरीके से कॉपी कैसे लिखना है। आज के इस वीडियो में आपको पूरा डिटेल में समझाएंगे। अगर आप कॉपी ऐसे लिखेंगे जैसे मैं यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ तो समझ जाए कि आपको बेहतरीन नंबर मिलेगा। सटीक तरीका बताऊंगा, कुछ ट्रिक बताऊंगा कैसे कॉपी को प्रेजेंट करना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। उससे पहले बात करते हैं कि जो बोर्ड ने नया मॉडल पेपर जारी किया है 2024-25 के लिए, उसको समझ लीजिए क्योंकि उसी के आधार पे आपको सब कुछ प्रोसेस समझाने वाले हैं। तो चलिए पहले देखते हैं मॉडल पेपर। दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हैं 2024-25 का बोर्ड ने मॉडल पेपर जारी कर दिया है अर्थशास्त्र विषय का। वैसे सभी विषय का आ चुका है और यहाँ पे आप देख सकते हैं। अगर निर्देश की बात करें तो 1 से 10 बहुविकल्पीय प्रश्न रहेंगे। इनका सही उत्तर जो है आपको अपनी कॉपी में उत्तर पुस्तिका में लिखना होगा। नेक्स्ट रहेगा 11 से 18 अति लघु उत्तरीय प्रश्न पूछा जाएगा जिसका 50 शब्दों में आंसर देना होगा। इसके बाद जो है 1924 लघु उत्तरीय प्रश्न रहेगा जिसका उत्तर 150 शब्दों में देना होगा। और 25 से 27 रहेगा, इसका 300 शब्दों में आंसर देना है। 300 शब्दों का मतलब 3 पेज में आंसर देना है, ये बात ध्यान रखिएगा। चलिए बताते हैं कैसे आंसर को प्रेजेंट करना है। सबसे पहले बहुविकल्पीय क्वेश्चन इस प्रकार से रहेगा जिसका आपको कॉपी में लिखना है। तो मैं भी आपको बताऊं कैसे कॉपी में लिखना है। और फिर इसके बाद यहां से आपका शुरुआत होगा अति लघु उत्तरीय प्रश्न का। 3 नंबर आपको मिलेगा। बताएंगे कैसे कॉपी में प्रेजेंट करना कि 3 में 3 पूरा मिल जाए। अर्थशास्त्र में सबसे बड़ी बात यह है कि आपको पूर्णांक मिलने का चांस होता है, यानी 100 में 100 नंबर मिलने का चांस होता है क्योंकि इसमें डायग्राम और पूरा जो है क्वेश्चन वगैरह जो न्यूमेरिकल होते हैं, अगर उसके आधार पे अपने क्वेश्चन को प्रेजेंट करेंगे तो आपको बेहतरीन नंबर मिलेगा। इसके बाद दोस्तों आपका यहाँ पे लघु उत्तरीय प्रश्न रहेगा। 6 नंबर का सवाल पूछा जाता है। अच्छे तरीके से लिखेंगे और मैं आपको बताऊंगा कि कम शब्दों में लिख रही है। जैसे यहाँ पे 300 शब्दों में 300 शब्द दिया है, इसका मतलब 3 पेज में आंसर लिखेंगे तो जाके पूरा नंबर मिलेगा। लेकिन मैं आपको सही तरीका बताऊंगा, आप 2 पेज लिख के ही पूरा नंबर पा सकते हैं। ठीक है, चलिए ऐसे ही आपको लॉन्ग क्वेश्चन देखने को मिलेगा। 10 नंबर का प्रश्न रहेगा यहाँ पे और 10 नंबर लाने के लिए आपको बड़ी मशक्कत करनी पड़ेगी। जल्दी पूर्णांक नहीं मिलता है, लेकिन जो तरीका मैं आपको बताने वाला हूं उसमें पूर्णांक आपको जरूर मिलेगा। तो चलिए अब पेपर पैटर्न पे चलते हैं, मतलब कि जो मैंने सॉल्व किया उस पर चलते हैं ताकि मैं आसानी से आपको समझा पाऊं पेपर कैसे सॉल्व करना है, कॉपी कैसे लिखनी है, ये आपको समझ में आ जाए। अब दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं ये आपका अर्थशास्त्र का कॉपी है और ऐसी कॉपी को प्रेजेंट करना है। उससे पहले आपको यहाँ पे मान लीजिए बहुविकल्पीय क्वेश्चन लिख रहे हैं तो यहाँ पे लिख देंगे बहुविकल्पीय क्वेश्चन और इसके बाद जो है यहाँ प्रश्नोत्तर नंबर 1 लिखेंगे और इसके बाद जो है यहाँ पे आप अपना जो भी आंसर होगा आंसर प्रेजेंट करेंगे और उसके बाद टिक कर देंगे, आपका क्वेश्चन से हो जाए 1 नंबर आपको मिल जाएगा। ठीक है, इतना काम करना है। अब सबसे मेन काम यहाँ पे आपको देख लेना है। यहाँ पे एक लाइन गैप है, फिर एक लाइन गैप है। इससे आपको स्पष्ट दिखाई देगा कि कॉपी में आपको आंसर जो लिखते हैं वो अलग अलग दिखाई देगा। ठीक है, मतलब ये आपका अलग दिखाई देगा, ये अलग दिखाई देगा। एग्जामिनर को आंसर नंबर अलग अलग दिखाई देना चाहिए। अगर सटा कर लिख देंगे तो इसके चक्कर में दूसरा भी वाला चला जाएगा, इससे दिक्कत हो जाएगी। इस बात का विशेषकर ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे आप देख लीजिए मैंने जो भी क्वेश्चन लिखा है सब अलग अलग लिखा है और स्पष्ट रूप में आपको दिखाई दे रहा होगा। ऐसे ही आपको कॉपी में बहुविकल्पीय क्वेश्चन लिखना है। फिर इसके बाद आपका आएगा यहाँ पे अति लघु उत्तरीय प्रश्न। अब अति लघु उत्तरीय कैसे लिखना है, जितना पूछा जाए उतना लिखना है और आपको बेहतरीन तरीके से प्रेजेंट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा कि अर्थव्यवस्था की प्रमुख केंद्रीय समस्याएं क्या है। तो केंद्रीय समस्याएं में 3 पूछा है, 3 नंबर में तो 3 पॉइंट लिख देंगे, पूरा नंबर मिल जाएगा। पहला, दूसरा, तीसरा, 3 नंबर मिल गया। ठीक है, ऐसे प्रेजेंट करना है। तो यहाँ पे केंद्रीय समस्याओं में अगर आप कहानी लिख दे रहे हैं, ठीक है, कहानी लिखते हैं तो हो सकता है पूरा नंबर ना मिले, लेकिन 3 पॉइंट में 3 नंबर के लिए 3 पॉइंट लिखा है मैंने यहाँ पे, देख लीजिए। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन को प्रेजेंट करना है और उससे पहले क्वेश्चन से ही हेडिंग बना लेना है। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा था कि अर्थव्यवस्था की प्रमुख केंद्रीय समस्याएं क्या है, तो यहाँ पे केंद्रीय समस्या मैंने यहाँ पे 3 पॉइंट लिखा। पहली समस्या है किन वस्तुओं को उत्पादन किया जाए, पहली समस्या। दूसरी पॉइंट है इन वस्तुओं को उत्पादन कैसे किया जाए, और अगला है इन वस्तुओं का उत्पादन किसके लिए किया जाए। तीनों इंपॉर्टेंट है। इस प्रकार से तीनों प्रेजेंट कर देंगे तो आपको 3 नंबर दोस्तों इसमें एग्जामिनर दे देगा। ठीक है, यही होता है सही तरीका से आंसर को प्रेजेंट करने का। अब आगे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन देखिए मैंने यहाँ पे लाइन गैप कर रखा है ताकि ये हेडिंग में अच्छे से यहाँ पे लिख सकूं। और फिर जब दूसरा क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिखा है तो मैंने 2 लाइन का गैप कर दिया है ताकि ये क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन दोनों अलग अलग यहाँ पे
दिखाई दे और स्पष्ट दिखाई दे, ताकि एग्जामिनर अच्छे से खुश होकर नंबर दे। अगर एग्जामिनर का दिमाग खराब हो गया तो नंबर काट लेगा, ध्यान रखिएगा इस बात को, ठीक है। अब आता है मेन पॉइंट, यहाँ पे ये बात समझने वाली है, पूर्णांक कैसे एग्जामिनर से खींचना है, यहाँ पे समझने वाली बात है। मान लीजिए क्वेश्चन आपसे पूछा था कि पूर्ति वक्र पर संचलन, इस पर टिप्पणी लिखिए, इसके बारे में बताइए। तो यहाँ पे मैंने देखिए डायग्राम बना रखा है, ये डायग्राम जो है इसी ग्राफ से जो है आपको पूरा नंबर मिलेगा। ये आपको जरूर प्रेजेंट करना है, इससे नंबर पूरा का पूरा मिलता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे लिखा है, जब किसी वस्तु कीमत में परिवर्तन होने पर उसकी पूर्ति में परिवर्तन होता तो उसे पूर्ति वक्र संचलन के नाम से जानते हैं। यानी कीमत परिवर्तन होगा तो पूर्ति परिवर्तन होगा। भाई सिंपल सी बात है, कीमत अगर बढ़ेगी, ठीक है, तो सप्लाई जो होगी, पूर्ति जो होगी वो भी कुछ परिवर्तन होगा, ठीक है। और कीमत अगर घटेगी तो सप्लाई जो होगा उसमें भी कुछ परिवर्तन होगा। यही बात यहाँ समझना है। तो यहाँ पे इस प्रकार से आप ग्राफ बना लेंगे और यहाँ पे देखिए ये सप्लाई क्या है। तो पहले आप जब देख पाएंगे तो सप्लाई जब यहाँ पे ग्राफ ये था, ठीक है, तो यहाँ पे नॉर्मल ये क्वांटिटी थी यहाँ पे, है ना। लेकिन जब क्वांटिटी बढ़ गई तो यहाँ पे सप्लाई भी देखिए, यहाँ पे जब चलाया तो इसकी मात्रा घट गई है। यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि मात्रा देखिए जब इतनी थी, कम थी, तो इसकी जो मात्रा क्वांटिटी जब कम थी, है ना, तो प्राइस यहाँ पे जो हो आपको यहाँ पे दिखाई देगा कि हाई थी, ठीक है। प्राइस वही है लेकिन सप्लाई यहाँ पे परिवर्तन हो रहा है, सप्लाई जो है आपका परिवर्तन हो रहा है। तो वो ध्यान में रखना है कि ग्राफ को प्रेजेंट करेंगे तो आपको बेहतर नंबर मिलेगा, ठीक है। आगे आप यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे कि लघु उत्तरीय प्रश्न, जैसे यहाँ पे लिखेंगे क्वेश्चन नंबर जो भी रहेगा आप यहाँ पे लिख देंगे और उसके बाद जो है आप यहाँ पे हेडिंग बना लेंगे जो भी आप क्वेश्चन वहां पे पूछा जाएगा। जैसे क्वेश्चन है कि पूंजीवाद अर्थव्यवस्था की मुख्य विशेषताएं क्या है, तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की मुख्य विशेषताएं ये है, यहाँ पे इस प्रकार से पॉइंट वाइज लिख देंगे तो आपको पूरा नंबर मिलेगा। पहला यहाँ पॉइंट है कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में केंद्रीय योजना का अभाव होता है। यह प्रणाली व्यक्ति के स्वतंत्र क्रियाओं पर आधारित होता है। पूंजीवाद का मतलब एक व्यक्ति जो मालिक हो, जैसे कि आप जिस विद्यालय में पढ़ रहे होंगे उस विद्यालय में अगर प्राइवेट होगा तो एक मालिक होगा, सरकारी होगा तो सरकार मालिक है। लेकिन प्राइवेट होगा तो उसमें पूंजीवादी यानी एक व्यक्ति का जो है हक होगा, उसमें मालिक होगा। तो उसमें क्या होता है, केंद्रीय जो योजनाएं चलाई जाती हैं उसका अभाव होता है, यानी जो भी सरकार की तरफ से योजनाएं चलाई जाती हैं वो सरकारी स्कूल के लिए होता है, प्राइवेट स्कूल के लिए नहीं होता है, ठीक है। वही बात यहाँ पे कहा गया कि उसका अभाव होता है। नेक्स्ट है, प्रत्येक व्यक्ति को संपत्ति रखने या उसे उत्तराधिकारी देने का पूरा अधिकार होता है। मतलब पूरा अधिकार होता है, ये पूंजीवादी के अंतर्गत आता है। मतलब एक बाप है मान लेते हैं, ठीक है, एक बाप है, इस बाप का बेटा जब होगा तो बेटा जो है इस पूरी संपत्ति का हकदार होगा। वही बात यहाँ पे कहा गया, उत्तराधिकारी, ठीक है। नेक्स्ट उसमें लिखेंगे कि देश की सभी पूंजीवादी सभी उत्पादक इकाइयां लाभ के उद्देश्य से चलाई जाती हैं। यानी जो पूंजीवादी होते हैं, जो भी प्राइवेट सेक्टर होते हैं, वो उनका उद्देश्य होता है कि भैया ज्यादा से ज्यादा लाभ कमाया जाए, बेनिफिट कमाया जाए, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है उन सभी के लिए जो पूंजीवादी होते हैं। भाई अगर आप एक दुकान खोलेंगे तो आपका उद्देश्य ये होगा कि हमें ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमाना है, ज्यादा से ज्यादा लाभ कमाना है। ये आपका उद्देश्य नहीं हो कि हमने दुकान खोला हमारा ज्यादा से ज्यादा घाटा हो, ऐसा आप नहीं सोचेंगे। तो हर कोई पूंजीपति जो होता है वो अपना कंपनी इसीलिए स्थापित करता है, इसलिए कोई व्यवसाय करता है कि उसका ज्यादा से ज्यादा व्यवसाय में लाभ हो, ठीक है। आगे इसमें लिखेंगे सरकार व्यक्तियों की आर्थिक क्रियाओं में कोई हस्तक्षेप नहीं करता है, परंतु हानिकारक प्रभावों को नियंत्रित करने के लिए प्रयास की जाती है। मतलब इसमें जो भी आर्थिक क्रियाएं होती हैं, यानी सरकारी जो योजनाएं होती हैं, उसमें प्राइवेट सेक्टर के लिए कुछ भी नहीं होता है। जो भी सरकारी योजनाएं चलाई जाती हैं गवर्नमेंट के लिए चलाई जाती हैं, यानी सरकारी जो होते हैं उनके लिए। नेक्स्ट इसमें लिखेंगे उपभोक्ता, उत्पादक, व्यवसायी, वचनकर्ता, निवेशक अपने अपने क्षेत्र में पूर्णतः स्वतंत्र होते हैं। मतलब इसमें जो भी लोग लगे होते हैं वो अपने आप में पूरी तरह से स्वतंत्र होते हैं, आजाद होते हैं, जैसा उनका इच्छा होता है वैसे करते हैं। क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में एक व्यक्ति का मालिक होता है तो उसी के आधार पे काम करते हैं, सरकार क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है उसके आधार पे काम नहीं होता है, ठीक है। तो इसके बाद दोस्तों आपका लॉन्ग क्वेश्चन आता है। लॉन्ग क्वेश्चन मैंने को बताया कम से कम 3 पेज में आंसर देना है। और ध्यान रखिएगा अगर आपको कम शब्दों में लिखना है तो आप इसका प्रयोग जरूर करिएगा, मतलब डायग्राम का प्रयोग जरूर करिएगा। ऐसे ग्राफ का प्रयोग करेंगे तो कम शब्दों में भी यानी 2 पेज में भी आपको पूरा का पूरा नंबर मिल जाएगा। अगर लॉन्ग क्वेश्चन है तो 10 में 10 नंबर लाना है तो आप इसका प्रयोग जरूर करें तो आपको पूरा नंबर जरूर मिलेगा। तो दोस्तों इस प्रकार से अपनी कॉपी को प्रेजेंट करिए, आपको अच्छा नंबर मिलेगा। और मैं आगे ही क्वेश्चन में थ्योरी क्वेश्चन लेकर आऊंगा तो आपको अच्छे से तैयारी करवाऊंगा। चलिए मुलाकात करते हैं अगली वीडियो में। तो खुश रहिए, मस्त रहिए, जिंदगी में स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।